हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके ओ लेवल एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो कि अभी 12, 13 और 14 जुलाई के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके इस वाले जुलाई के एग्जाम में। तो सबसे पहले आप देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लास कैन बी यूज टू कलर। W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर का जो यूज होता है वो किस लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ये होगा कि इसमें आप किसी भी HTML पे क्या कर सकते हैं, आप कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट पे करना हो चाहे उसके बैकग्राउंड पे करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप। तो फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फोटोशॉप के साथ साथ आपका नोटपैड का भी फाइल एक्सटेंशन पूछा गया था कि नोटपैड का क्या होता है। तो नोटपैड का आपका होता है .txt। तो यहाँ पे फोटोशॉप जो होगा वो हो जाएगा आपका PSD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा कि विच इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास इन W3 टेक्स्ट। तो W3 टेक्स्ट के अंदर जो होती है कौन सा आपका वैलिड अलाइनमेंट नहीं होता। तो 3 आपका होता है लेफ्ट राइट सेंटर। तो लेफ्ट राइट सेंटर तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दिया गया है लेफ्ट राइट सेंटर, लेकिन इस लेफ्ट राइट सेंटर में क्या है, यहाँ पे आप देखें लेफ्ट अलाइन है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपका राइट अलाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो W3 सेंटर है और इसमें देखेंगे तो W3 सेंटर अलाइन है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन एक ये हो जाता है बच्चों को, ज्यादातर लोग जो है वो इसके पीछे चले जाते हैं क्योंकि ये आपका क्या है सब सेम है और जो आंसर ज्यादातर लगाते हैं वो आप ये लगाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता। तो अलाइनमेंट जो नहीं होता है ये आपका यहाँ पे लास्ट वाला बनेगा सेंटर अलाइन। तो सेंटर के अलाइन यहाँ पे नहीं दिया जाता है, केवल सेंटर रहता है, तो इसलिए आपका डी वाला यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ऐसा अलाइनमेंट नहीं बनता। नेक्स्ट कह रहा कि विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एंड इमेज ट्रांसपेरेंट। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट किया जा सके। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो है ओपेसिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। तो ओपेसिटी का आंसर आपका यहाँ पे पहला दिया गया है और जो ये ओपेसिटी होती है ये 0.0 से लेकर के 1.0 तक की होती है, ठीक है। इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू फिल करेंगे वो आपकी ऑपेसिटी कम ज्यादा होती रहेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक इज डिफाइंड यूजिंग टैग। तो किस टैग के माध्यम से नेविगेशन लिंक जो होती है वो डिफाइन की जाती है। नेविगेशन अर्थात समझिएगा मेनू, ठीक है ना। मेनू जो बनाते हैं वह मेनू जो होते हैं आपके वो किसके अंदर पाए जाते हैं, किस टैग के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नेव टैग, नेव फॉर नेविगेशन, ये HTML5 का टैग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर JS एप्लीकेशन। एंगुलर JS एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए किस डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप वह डायरेक्टिव नहीं लगाएंगे तो एंगुलर JS का कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी सिंटेक्स आपका काम नहीं करता। तो यह है आपका NG ऐप। तो NG ऐप जहां पे भी लगाना है वहां पे आप लगा सकते हैं, चाहे बॉडी के अंदर, कोई डिव के अंदर, चाहे आप हेड के अंदर लगाएं या फिर आप HTML के अंदर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि W3 टेबल डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग क्लास फॉर टेबल। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है जो टेबल के अंदर प्रोवाइड नहीं होती है W3 CSS में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, एक तो ये बॉर्डर और एक तो ये बॉर्डर्ड, ये तो दोनों होते ही हैं, ठीक है ना, ये हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक है स्ट्रिप्ड और एक है स्ट्रिप्ड। इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा नहीं होता। तो जो आपका नहीं होता है और उसका जो आंसर है वो है W3 स्ट्रिप, ये वाला सेकंड वाला नहीं होता जबकि स्ट्रिप्ड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा कि व्हाट इज नॉट अ वैलिड CSS टाइप। इनमें से कौन एक CSS का टाइप नहीं है। आपने CSS इस्तेमाल किया होगा 3 प्रकार से, आप जानते होंगे। एक होता है आपका इनलाइन, एक होता है आपका एक्सटर्नल या कह लीजिए इंटरनल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल शॉर्ट में, और एक है आपका इंटरनल। और इसी इंटरनल को बोलते हैं एम्बेडेड, है ना, जो पेज पे लगता है पेज के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो मिला वो मिल गया यहाँ पे आउटलाइन। तो आउटलाइन जैसी कोई भी टाइप नहीं होता CSS का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। तो 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा कि W3 कंटेनर क्लास ऐड अ पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट। तो यहाँ पे कहा है कि W3 कंटेनर जो होता है एक पैडिंग ऐड करता है, ठीक है ना, एलिमेंट। और वो पैडिंग कितने की होती है,
उसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है W3 पैनल के बारे में। तो W3 पैनल भी होता है क्या है, ये आपका पैडिंग भी ऐड करता है और आपका मार्जिन भी ऐड करता है पैनल, जबकि W3 कंटेनर जो होता है वो केवल पैडिंग ऐड करता है। अब ये पैडिंग ऐड करता है तो कितनी की पैडिंग ऐड करता है, वो करता है 16 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट में पैडिंग ऐड करता है। जबकि यही सेम क्वेश्चन पैनल से भी पूछता है, तो पैनल में क्या होता है 16 पिक्सल की आपकी लेफ्ट और राइट में तो पैडिंग ऐड होती है, लेकिन मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन में 16 पिक्सल का टॉप और बॉटम में मार्जिन ऐड होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा कि आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन W3 फॉन्ट। तो W3 फॉन्ट का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो इसमें से एक कंफ्यूजन ये आती है, कभी कभी यहाँ पे फॉन्ट की जगह पे आपका ये देता है हेडिंग कि W3 हेडिंग, ठीक है ना, फॉन्ट की जब क्या होता है W3 हेडिंग में कौन सा डिफॉल्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर फॉन्ट दिया गया है तो फॉन्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वर्धना, लेकिन अगर आपका हेडिंग दिया गया, जैसे अगर हेडिंग पूछा गया है तो हेडिंग क्या होता है आपका CGI UI, ठीक है ना, आपको विकल्प मिलेगा CGI UI करके। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी अगर कोई नई कंडीशन टेस्ट करनी हो, तो अगर पहली कंडीशन गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर इसमें किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर एक कंडीशन गलत है तो फिर दूसरे कंडीशन पे इसका कंट्रोल चला जाता है और वहां पे नई कंडीशन चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का मतलब आप इसको पावर कह सकते हैं, पावर के रूप में भी दिखाया जाता है। ये पावर के रूप में जो होता है आपका, वो यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा, डबल एस्ट्रिक का जो सिंबल होता है वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे एक मैचिंग का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैचिंग में देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये बी टैग है। तो बी टैग का मतलब क्या होता है, बोल्ड करना, ठीक है ना। तो ए का मिल जाएगा 4, तो ए का 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 में मिल रहा है ए का 4 में। इसके बाद आपको पता है ये है ए टैग। ए टैग का मतलब क्या होता है, लिंक क्रिएट करना। तो लिंक क्रिएट कहाँ पे होती है आपकी, तो लिंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिला हुआ सेकेंड में, ठीक है ना। तो बी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बी का सेकेंड भी देखेंगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अब तो मैच हो नहीं रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है IMG टैग। तो IMG टैग से क्या होता है, इमेज इंसर्ट करना। तो IMG में इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया पहले में, तो सी में पहला मिला, तो सी में पहला यहाँ पे मिला, बाकी इसमें तो तीसरा हो गया। तो इसलिए आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला आंसर, जहां पे आपको ये मिल रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 14 में कि व्हाट डज द EDU डोमेन रिप्रेजेंट। तो EDU आपको पता होगा ये एजुकेशन के पर्पज से इस्तेमाल की जाती है स्पेशली, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एजुकेशनल डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा कि विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। इनमें से कौन सा HTML का टैग है जो हाइपरलिंक को क्रिएट करने का काम करता है। तो हाइपरलिंक को जो क्रिएट करता है वो होता है आपका एंकर टैग, जिसमें आपने पढ़ा होगा ए हरीफ वगैरह इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड अ HTML पेज एंड रेंडर इट। इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो HTML पेज को रीड करता है और उसे रेंडर करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये आपका होता है केवल और केवल ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर पे ही आपका सारा का सारा जो HTML का कोड होता है वो रन होता है, जैसा आपने लिखा होगा वैसा आपको दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि द क्लास यूज टू शेप एन इमेज टू अ सर्कल। तो कोई भी शेप को अगर आपको सर्कल में कन्वर्ट करना है, जैसे कोई इमेज है उसको अगर आपको सर्कल में कन्वर्ट करना है, तो सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए W3 CSS की कौन सी क्लास हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो क्लास होती है वो होती है W3 सर्कल की। जैसे आप सर्कल लगाएंगे, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई बटन हो या कोई शेप हो, वो क्या हो जाता है, सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज Vue.js। तो Vue.js क्या होता है, तो Vue.js का नाम बहुत ही कम सुना होगा आपने। तो Vue.js इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे आपने W3 CSS देखा होगा वो CSS का फ्रेमवर्क है, आपने AngularJS देखा होगा वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसी तरीके से Vue.js भी क्या है, ये फ्रेमवर्क है। 19 नंबर देखिए, कह रहा कि विच क्लास प्रॉपर्टी मेक एन इमेज ट्रांसपेरेंट। तो
तो इमेज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए किसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है? तो ये अभी क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, ऑपेसिटी, तो कई बार ये पूछा गया है। ऑपेसिटी जो है आपका होता है ट्रांसपेरेंट करने के लिए। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरजीबीए? तो आरजीबीए का पूरा मतलब क्या है? तो रेड ग्रीन ब्लू तो आपको पता ही होगा, तो उसी में ए का मतलब हो जाता है अल्फा। तो रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा, तो मिल गया आपको कहां पे? सेकंड पे। तो आरजीबीए की वैल्यू यहां पे प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है जो देखना ध्यान से, कि आरजीबी में जो वैल्यू आप फिल करते हैं, है ना, वो 0 से लेके 255 की वैल्यू आप फिल करते हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि पूरे ब्लैक करने के लिए, पूरा ब्लैक अगर आपको दिखाना है तो कौन सा कोड आप इस्तेमाल करेंगे, या पूरा व्हाइट अगर दिखाना एलिमेंट को करना है तो फिर आरजीबी की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों आरजीबी की वैल्यू के लिए, ब्लैक और व्हाइट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका कोड आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट कह रहा है कि शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस इन नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड प्लस प्लस में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, ये पूछा गया है। उसी तरीके से डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F3 किस चीज का होता है, ये भी पूछा जाता है। तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यहाँ पे इसका जो आंसर होगा कंट्रोल H हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिप्लेस जो आपका होता है यही यहाँ नोटपैड प्लस प्लस में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ डेट ऑब्जेक्ट फॉर जनवरी 7, 1991। तो 7 जनवरी 1991 को अगर आपको करेक्ट लिखना है, उसका सही सिंटेक्स क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग ईयर लिखते हैं, इसके बाद मंथ लिखते हैं, और इसके बाद क्या लिखते हैं? डे लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखना, जो आपका ईयर होगा वो ईयर वैसा ही लिखा जाएगा वाई वाई के फॉर्मेट में, 4 बार वाई वाई, और जो एम होता है वो इंडेक्स नंबर को फॉलो करता है, ठीक है ना। ये आपका मंथ नहीं लिखा जाता, इंडेक्स नंबर होता है, और जो डी होता है यानी डी होता है आपका, वो डे के रूप में दिखा जाता है। तो चूंकि सबसे पहले आपको मिलेगा ईयर आप लिखेंगे, इसके बाद आपको जो मंथ मिल रहा है जनवरी, ठीक है, तो आपको पता है जनवरी आपका पहले से लेके 12 तक होता है, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो इसमें इंडेक्स नंबर अप्लाई होता है। तो इंडेक्स नंबर आपको पता होगा कि जहां पे भी इंडेक्स नंबर लगता है वो 0 से शुरू होता है। तो जनवरी आपका 0 हो जाएगा, फरवरी 1 हो जाएगा, मार्च 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अप्रैल आपका 3 हो जाएगा। ऐसे लास्ट में जब दिसंबर आएगा तो 11 उसका इंडेक्स नंबर है। क्योंकि जनवरी है तो ये आपका 0 दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है? 0 है, और डे आपका 7 तारीख है, तो यहाँ पे 7 तारीख शो कर रहा। इसलिए आपको जो आंसर मिलेगा, बनना चाहिए आपका, जो बनेगा वो होगा ये वाला, थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ये क्लास दी गई है सर, अर्थात एक कोड दिया गया है, और इस कोड में आपको ये जो कोड है ये किस प्रकार का कोड है, कौन सी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई की गई CSS की, ये आपको बताना है। तो CSS 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, इंटरनल है आपका, एक्सटर्नल है और इनलाइन। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा CSS का टाइप है जो इस कोड में दिया गया है? तो ये आपका है इनलाइन, क्योंकि इनलाइन जो होता है हमेशा टैग के अंदर लगाया जाता है लाइन में। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग ऑपरेटर, ये 3 बार आपको राइट साइड में दिया गया एंगल ब्रैकेट, रिप्रेजेंट्स। ये ऑपरेटर जो है कौन से ऑपरेटर हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये बिट वाइज राइट शिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे विथ 0 लग गया है क्योंकि यहाँ पे कितने हो गए? 3। अगर 2 केवल होता तो इसका आंसर होता बिट वाइज राइट शिफ्ट, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 3 बार लगने की वजह से क्या हो जाएगा? आपका बी वाला सही होगा यहाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच सेलेक्टर इज यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑन द पेज। यानी इनमें से कौन सा ऐसा सेलेक्टर है जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में सभी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का काम करता है? तो सभी एलिमेंट को केवल एक ही सेलेक्ट करता है, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, और इसका जो सिंबल होता है ये होता है आपका एस्ट्रिक वाला। तो सारे कैरेक्टर का, या कह लीजिए सारे सेलेक्टर का, आपको सिंबल याद होना चाहिए कि आपका ये वाला कौन सा है, आपका डॉट कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है ना। तो तमाम आपके जो सेलेक्टर हैं उनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट उसी से जुड़ा हुआ देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये दिया गया है एक माई हेडर, और इस माई हेडर में एक सिंबल है, और यही यहाँ पे पूछा है कि ऊपर जो कोड लिखा गया है, लाइन लिखी गई है, उसमें हैश का क्या मतलब है? तो हैश का मतलब जो होता है वो होता है आपका आईडी सेलेक्टर का। तो ये सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए, ये आपका बहुत इजी है,
जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका कट नहीं सकता है अगर सिंबल याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि हाउ मेनी हेडिंग टैग आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट HTML में कितने हेडिंग टैग अवेलेबल है? ये तो बहुत ही सबको पता होगा कि 6 हेडिंग टैग अवेलेबल होते हैं, जिसमें से आपका H1 जो होता है वो सबसे लार्ज हेडिंग टैग कहलाता है और सबसे छोटा जो होता है S6 होता है वो सबसे स्मॉल हेडिंग टैग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ मॉड्यूल इन एंगुलर JS कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। एंगुलर JS में मॉड्यूल जो होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं? मॉड्यूल अगर आपको क्रिएट करना है तो उसका जो सिंटेक्स होता है सही वो है एंगुलर डॉट मॉड्यूल, यानी जो लास्ट वाला है ये आपका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, कह रहा है कि एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। तो CSS के माध्यम से किसी भी एलिमेंट का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपको, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करते हैं? ये जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है बैकग्राउंड कलर। ठीक है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये जा रहा है तो ये आपका CSS से नहीं होता है, ये आपका HTML से चेंज किया जाता है। ठीक है ना, ये HTML वाला है और ये जो है आपका क्या है, CSS वाला है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कह रहा है कि हाउ डज अ फॉर लूप स्टार्ट। तो फॉर लूप को स्टार्ट करना होता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं आप? तो फॉर लूप में एक क्वेश्चन और भी आता है, आया हुआ था इस बार एग्जाम में, कि ये जो फॉर लूप होता है इस फॉर लूप में कितने एलिमेंट होते हैं या कितने आपके पैरामीटर होते हैं? इसमें 3 पैरामीटर या 3 एलिमेंट कह लीजिए। एक आपका इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा कंडीशन होता है और तीसरा आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, अर्थात लास्ट वाला। ये हो गई आज की क्लास का एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स चैनल के साथ बने रहिए। अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले पेपर में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।